पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्सियत और उद्योगपति गौतम अडानी ने इंडिया टीवी को एक खास बातचीत में बताया कि उन पर लगाया गया यह आरोप बेबुनियाद है कि उनके कारोबार की कामयाबी की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके करीबी नाते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे बहुत से राज्यों में काम कर रहे हैं जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। इंडिया टीवी के कार्यक्रम आपकी अदालत में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक लंबी बातचीत में कई विवादों के जवाब दिए। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते उन्हें क्या मदद मिली, इसके जवाब में गौतम अडानी ने कहा, मुझे जीवन में 3 बड़े ब्रेक मिले। पहला 1985 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी नई आयात निर्यात नीति लाए और हमारी कंपनी एक ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस बनी। दूसरा 1991 में जब नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सके और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिली। तीसरा जब मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अडानी के लिए नहीं, सबके लिए नीति बनाते हैं। राहुल गांधी के इस आरोप को कि जनता की कमाई से 2 लाख करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को कर्ज के तौर पर दिए गए, गौतम अडानी ने बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अडानी भारत का इकलौता समूह है जिसकी कंपनियों की साख भारत की सोवरेन रेटिंग के बराबर है, जिसे स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी वित्तीय आकलन के बाद देती है। 25 साल के इतिहास में हमने भुगतान में कभी एक दिन की भी देरी नहीं की है। हम ग्लोबल बैंकों से कर्ज लेते हैं जो किसी के कहने पर नहीं बल्कि रेटिंग्स और गवर्नेंस के आधार पर पैसा देते हैं। पिछले 7 से 8 साल में हमारा कर्ज 11% बढ़ा, जबकि हमारी आमदनी में 24% का इजाफा हुआ, यानी हमारा मुनाफा कर्ज से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इस चिंता पर कि अगर कभी अडानी का गुब्बारा फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे, गौतम अडानी ने जवाब दिया कि अडानी की संपत्ति उनके कर्ज से 3 से 4 गुना ज्यादा है। किसी का पैसा जोखिम में नहीं है और भारत जब तक आगे बढ़ता रहेगा तो ये गुब्बारा भी आगे चलता रहेगा। इस आरोप पर कि मुंद्रा पोर्ट पर 2021 में 20,000 करोड़ रुपए, मई 2022 में 5,000 करोड़ रुपए और जुलाई 2022 में 375 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ पकड़े जाने के बावजूद सरकार ने अडानी समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। गौतम अडानी ने कहा कि पोर्ट ऑपरेटर का काम सिर्फ सामान चढ़ाना और उतारना है, उसके पास जांच या गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं होता। ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अडानी ग्रुप के साथ कोई खास बर्ताव नहीं हुआ। कांग्रेस से शासित राजस्थान में अडानी ग्रुप के 68,000 करोड़ रुपए के निवेश के बारे में गौतम अडानी ने कहा कि पूंजी निवेश हमारे समूह का साधारण कार्यक्रम है। राहुल जी ने हमारे निवेश की तारीफ की। मैं मानता हूं कि राहुल जी की कोई नीति विकास के खिलाफ नहीं है। हम 22 राज्यों में काम कर रहे हैं, केरल में वाम मोर्चे के साथ, बंगाल में ममता दीदी के साथ, नवीन पटनायक जी, जगन मोहन रेड्डी, केसीआर, सबके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से किसी सरकार को हमसे कोई तकलीफ नहीं हुई। कृषि कानून वापस लिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण कदम मानते हुए गौतम अडानी ने कहा कि उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के लिए कुछ गोदाम बनाए थे, लेकिन उनमें रखे गेहूं को अडानी समूह ने कभी नहीं खरीदा। भारत की कमनसीबी थी कि उसे राजनीतिक रंग देकर खारिज कर दिया गया। भारत दुनिया भर को अनाज सप्लाई कर सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ी समस्या है। ये अडानी समूह के फायदे का नहीं, देश की जनता की जरूरत का सवाल है। इस आरोप पर कि अडानी समूह को सबसे ज्यादा पोर्ट, एयरपोर्ट और दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट मिले हैं, गौतम अडानी ने जवाब दिया कि उनको एक भी परियोजना बिना नीलामी में बोली लगाए नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वो जहां बोली न लगे उस कारोबार में नहीं जाते, क्योंकि उसमें विवाद होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी उन पर नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप नहीं लगाया है। जोशीमठ में दरारों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पुनर्वास के साथ आर्थिक मदद मुहैया करवाने की मांग की है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि एनटीपीसी बीआरओ को भी राहत कार्यों में मदद करने का आदेश दिया जाए।
तो यकीनन जोशीमठ में हालात चिंताजनक हो चुके हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेने के लिए जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने प्रभावित इलाकों के लोगों से बात की, उनके साथ आई दरारों का जायजा लेने वाली विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद रही। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक अहम बैठक की और जल्दी वहां से लोगों को हटाए जाने की बात भी कही। लेकिन इस बीच एनडीटीवी को जोशीमठ में रहने वाले लोगों की कई चिट्ठियां मिली हैं जो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को लिखी हैं। इन चिट्ठियों में साफ तौर पर मुख्यमंत्री को इस बात की सूचना दी गई है कि लैंडस्लाइड और एनटीपीसी में हो रहे ब्लास्ट के चलते दरारें आ रही है। इन दरारों की जानकारी देते हुए लोगों ने चिट्ठियां दिसंबर 2022 में प्रशासन को लिखी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ये पूरे क्षेत्र में धसाव नहीं है। एक पोर्शन है जहां पहले से कुछ क्रैक्स थे, तो वहां पर अभी इस समय क्रैक्स एक्सैसरबेट नहीं हुए हैं, वो एक समान ही है। एक पर्टिकुलर एरिया है, उसकी जो वैज्ञानिक हैं वो भी इसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो किस कारण से हो रहा है। तो क्योंकि अधिकांश जोशीमठ के क्षेत्र में इस तरह का इशू नहीं है, इसीलिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए हम जोशीमठ के अंतर्गत ही लोगों को हम रिसेटल कर पा रहे हैं। और जो होटल्स हैं और जो धर्मशाला हैं, होम स्टेज हैं, जहाँ जो सेफ एरियाज में है, वहाँ पर हम लोगों को कोई जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक हम लोगों को सेटल कर रहे हैं। यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। इसरो से भी बात हो रही है, सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी। उधर बिहार में जातिगत जनगणना का पहला दौर आखिरकार शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत में इसके कई फायदे गिनाए। वहीं बीजेपी का कहना है इसे केवल आर्थिक सामाजिक सर्वे तक ही सीमित रखना चाहिए। जाति आधारित गणना और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के पहले दिन सरकारी अधिकारी घरों पर निशान लगाते हुए पहले चरण में घरों को इस तरह संख्याबद्ध करने के अलावा परिवार में लोगों की संख्या जुटाई जा रही है। इसमें हम लोगों को जितने घर हैं उनकी नंबरिंग हम लोगों को कर देना है। घर और परिवार की संख्या, परिवार के मुखिया, परिवार के सदस्यों की संख्या, सिर्फ संख्यात्मक विवरणी लेनी है। फिर जो हमारा दूसरा फेज चलेगा अप्रैल में, उसमें हम लोग बाकी डिटेल लेंगे। इस गणना के कारण नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंध में खटास आई और अब बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि केवल जाति की गणना तक यह सीमित नहीं, एक एक जगह पर जाकर के सबकी आर्थिक स्थिति भी देखिए, क्योंकि हम लोग जो करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति का, तो जब किसी की आर्थिक स्थिति परिवार की खराब है तो इसका पूरा का पूरा भी आकलन न हो जाएगा और तब उनके लिए भी क्या किया जा सकता है। लेकिन इस गणना का समर्थन करने के बाद भी बीजेपी यह कह रही है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा। अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। एक एक चीज जाति से लेकर के हर चीज और आर्थिक चीज को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि सर्वे की जानकारी से केंद्र सरकार को गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में फायदा मिलेगा। हम लोग तो इसको बिल्कुल ही प्रकाशित करवाएंगे और दूसरी बात प्रचारित भी करवा देंगे और दूसरी बात है केंद्र सरकार को भी हम लोग भेज देंगे। फिलहाल जब तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, सबकी निगाहें इस सर्वेक्षण और गणना के ऊपर टिकी रहेंगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बढ़ती आतंकी गतिविधियों को देखते हुए राजौरी में ग्राम सुरक्षा समितियों में सुधार की नई पहल हुई है। फिलहाल वहां मौजूद ग्राम सुरक्षा के 5 सदस्यों को मिले हथियारों की जांच हो रही है और उनके प्रशिक्षण को लेकर भी विचार हो रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस से हथियार लेने के लिए अपना नाम लिखवा रहे हैं। 20 साल में पहली बार राजौरी में ग्राम सुरक्षा समितियों का हुलिया बदला जा रहा है। हाल ही में वहां हुए आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी। वीडीसी को करीब 30 साल पहले जम्मू कश्मीर में कायम किया गया। उस वक्त प्रशासन पे ये इल्जाम लगाया गया कि आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं, बल्कि लोगों को कहते हैं कि आप अपनी हिफाजत खुद करो। लेकिन आज एक दफा फिर वीडीसीज को रिवाइव किया जा रहा है। यहाँ राजौरी के इस कैंप में इन वीडीसीज को हथियारों की दोबारा इसकी दिखाया जा रहा है कि आगे ठीक चल रहे हैं, वेपन ठीक चल रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है ताकि वो एक बार फिर मिलिटेंसी का मुकाबला कर सके। जिले में फिलहाल 5000 सशस्त्र सदस्य हैं। पुलिस से हथियार लेने के लिए और गांव वाले नाम लिखवा रहे हैं। हर सदस्य को एक .303 राइफल और 100 गोली बारूद मिलते हैं। राजौरी की पंचायतों में पुलिस ग्राम सुरक्षा समितियों के हथियार और गोली बारूद की जांच तो कर ही रही है, साथ ही आगे के प्रशिक्षण की जरूरतें भी समझ रही है। बहुत पहले जो हथियार लोगों को मिले थे वो अब उनके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर डांगरी में जो घटनाएं हुई हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, उस कारण हमने अपनी ये गन साफ करी है ताकि अगर हमारे पे कुछ होता है तो हम खुद ही वहाँ पर लड़ सकें, उनसे कुछ ना कुछ तो कर सकें। अपने आप में थोड़ा बहुत अपने लिए वो कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये सही है? आपकी उम्र क्या है? सर मेरी उम्र 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। कब से आप वीडीसी बने? सर ये एक्चुअली मेरे चाचू की है। ये 2 रफलें क्यों रखी है? 2 से लड़ना है? नहीं सर, मेरी नहीं है, एक मेरे चाचू की है, एक दूसरा चाचू है, वो गए डांगरी चौक में। अच्छा 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 जी। वो वहाँ गए तो आपने दूसरी रखी। हाँ। मेरे पास नहीं है सर। हाँ मेरे पास नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे भी ग्राम सुरक्षा समिति सदस्य हैं जो 60 साल से ऊपर होने के बावजूद अपने हथियार नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि आतंकी हमले में वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। ये हमारा घर तो जंगल के नजदीक है, अकेले रहते हैं, तो अगर कोई नजदीक आएगा तो फिर तो अगर हथियार होगा तो फिर उसके साथ तो लड़ना ही पड़ेगा। तो लेकिन आप बुजुर्ग हैं, उस उम्र में भी लड़ना है? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे सर। 1990 के दशक में डोडा में हिंदुओं के ऊपर आतंकी हमलों के बाद सबसे पहले ग्राम सुरक्षा समितियां बनाई गई थीं। उसके बाद राजौरी, पूंछ और जम्मू के दूसरे जिलों के गांव वालों को भी हथियार दिए गए। फिलहाल ग्राम सुरक्षा समिति के करीब 28,000 सदस्य हैं, जिनमें से ज्यादातर हिंदू समुदाय के हैं। सबसे पहले जो वीडीसीज हैं उनको जो है नया आर्म्स एम्युनिशन या उनको रिजुवेनेट करना, उनको फायरिंग प्रैक्टिस करवाना, वो काम हमारा चल रहा है। उसके अलावा जो है टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ऑपरेशन जारी हैं। लेकिन कई इलाकों में ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को दिए गए हथियारों के गलत इस्तेमाल को लेकर भी चिंताएं हैं। ग्राम सुरक्षा समिति सदस्यों के खिलाफ 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। इनमें हत्या, बलात्कार, दंगा भड़काने और ड्रग्स संबंधी आरोप हैं। डांगरी में जहां पिछले रविवार को आतंकियों ने हिंदू परिवारों को निशाना बनाया था, वहां 72 सशस्त्र ग्राम सुरक्षा समिति सदस्य हैं। वहां की पंचायत का कहना है कि किसी के ऊपर भी आपराधिक मामला नहीं है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही नए ग्राम सुरक्षा समिति सदस्य बनाए जाएंगे। जो हम चूज करेंगे जिन लोगों को, वो हम ऐसे लोगों को वेपन नहीं देंगे जो ड्रिंक करने वाले हो या जिनका बीपी रेज रहता हो या इस टाइप के लोग जो हमारे जो लोग जिनको वेपन दिए जाएंगे सूझबूझ के साथ उन वेपनों की प्रोटेक्शन करनी है। राजौरी में और ग्राम सुरक्षा समितियां बनाने की मांग तेजी पकड़ रही है। फिलहाल सरकार आतंक का मुकाबला करने के लिए ऐसे समूहों को सशक्त कर रही है। राजौरी से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।